नमस्कार साथियों, अपन कल वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। हाँ, अपन बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता में अपन अब तक बात कर चुके थे कि इस सभ्यता का विस्तार किस प्रकार से हुआ, किन किन क्षेत्रों में यह सभ्यता फैली हुई है और कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन से देश इसमें इसके विस्तार में शामिल थे। यहाँ तक कि अपनी बात हो चुकी थी। अब अपन आगे चलते हैं, इससे आगे। मित्रों, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर कि सैंधव सभ्यता के निर्माता कौन थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण कहाँ से हुआ था या किन लोगों के द्वारा इसका निर्माण, या ये प्रारंभिक लोग कौन थे जिन्होंने सभ्यता के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो इसके बारे में दो तीन कथन हैं, जिनमें से सबसे पहले मैं बात करूंगा कुछ विद्वानों का जिक्र यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। जैसे नंबर 1, कुछ हमारे विद्वान हैं जैसे सर जॉन मॉर्सल, स्टुअर्ट पिगट, डी कौशाम्बी, DS गार्ड। ये विद्वान कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो निर्माण था वो मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुआ। यानी पहला जो तर्क है वो तर्क ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता मेसोपोटामिया के लोग थे, जो मुख्य रूप से सुमेरियन सभ्यता के, यानी मेसोपोटामिया सभ्यता का एक भाग सुमेरियन सभ्यता और सुमेरियन संस्कृति, और सुमेरियन संस्कृति के लोग ही इस सभ्यता के निर्माता थे। ऐसा हमारे लिए कुछ विद्वानों ने कहा है, जिनमें मुख्य रूप से सर जॉन मॉर्सल, स्टुअर्ट पिगट, डी कौशाम्बी, DS गार्डन इत्यादि हैं। क्लियर कंसेप्ट। अब देखिए, हम इस कथन को अस्वीकार करते हैं। कैसे? जैसे हमारे यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है नगर नियोजन, पक्की ईंटों के निवास, जल निकासी प्रणाली। ये तीन प्रमुख विशेषताएं हमारे यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाती हैं, जो तीनों की तीनों सभ्यताएं यहाँ इस संस्कृति में नहीं पाई जाती। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि इस सभ्यता का, सुमेरियन संस्कृति का सिंधु घाटी सभ्यता से साम्य है वो कितना है और कितना नहीं। तो इसके बारे में ये तर्क दिया जाता है कि मेसोपोटामिया की सुमेरियन संस्कृति से इसका उद्भव हुआ, लेकिन हमारे यहाँ पर जो ये तीन प्रमुख विशेषताएं पाई जाती थी, नगर नियोजन, पक्की ईंटों के निवास, जल निकासी प्रणाली यानी नालियों का निर्माण जो किया जाता था, वो सारी की सारी विशेषताएं वहाँ की नगरीय संस्कृति में नहीं पाई जाती थी। वहाँ के लोगों के अंदर ये विशेषताएं नहीं पाई जाती थी, या वहाँ की इस संस्कृति में ये विशेषताएं नहीं थी। अगला पॉइंट, दूसरा जो पॉइंट है वो कहता है ईरानी, बलूची ग्रामीण संस्कृति से उद्भव।
दूसरी बात कही ईरानी बलूची संस्कृति से उद्भव। अच्छा, ये कथन कहने वाले या ये तर्क देने वाले दो प्रमुख विद्वान रोमिला थापर और फेयर सर्विस, इन दोनों ने कहा कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का निर्माण ईरान में पाई जाने वाली बलूची संस्कृति जो किस प्रकार की थी, ग्रामीण संस्कृति से इसका निर्माण हुआ है। लेकिन मित्रों, हम पढ़ते आए हैं बार बार हम ये जानते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता नगरीय संस्कृति थी। तो एक नगरीय संस्कृति का उद्भव ग्रामीण संस्कृति से होना, ये बात कुछ गले उतरती भी है और कुछ नहीं भी उतरती, ये तर्क है। लेकिन तीसरा पॉइंट, भारतीय विकास। तीसरा पॉइंट कहता है भारतीय विकास, यानी ये बात इस पॉइंट में ये बात कही गई है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण भारतीयों ने ही किया, यानी ये भारत की अपनी संस्कृति थी। लेकिन इसमें भी दो तर्क हैं। पहला तर्क कहता है कि यह संस्कृति आकस्मिक रूप यानी एक का एक प्रकट हो गई। पहला तर्क ये कहता है भारतीय विकास का कि आकस्मिक रूप से इसका उद्भव हुआ, यानी ये संस्कृति एक साथ एकाएक प्रकट हो गई। तो अब इसके भी जो समर्थक विद्वान हैं उनके बारे में देखना पड़ेगा हमें। इसके समर्थक विद्वानों में सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं उनका नाम है श्रीमान आलचिंस महोदय। आलचिंस महोदय ने कहा कि ये सिंधु सरस्वती जो सभ्यता है, इस सभ्यता का विकास भारतीयों के द्वारा ही किया गया था और आकस्मिक रूप में किया गया था। नंबर 4, ये भी क्रमिक विकास। और मूल है इसका भारतीय, यानी भारतीयों के द्वारा क्रमिक रूप से इसका विकास किया गया था। और ये कथन कहने वाले प्रमुख समर्थक हैं या ये बात कहने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं जिनका नाम है श्रीमान डीपी अग्रवाल। ध्यान रहे, डीपी अग्रवाल का जिक्र बाद में भी आएगा। डीपी अग्रवाल के द्वारा इस सभ्यता के काल निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई थी और जो सर्वमान्य मत जो माना गया है सिंधु सरस्वती सभ्यता का कार्बन 14 प्रणाली से, C14 प्रणाली से, वो बताने वाले डीपी अग्रवाल साहब ही थे। तो इन्होंने कहा कि इनका क्रमिक विकास हुआ है। अब इन्होंने इसके ऊपर एग्जाम्पल दिया। इन्होंने कहा जैसे कालीबंगा है, कालीबंगा में सभ्यता के 3 स्तर पाए जाते हैं। हमने बात की, मतलब क्रमिक रूप से विकास, सबसे पहले यहाँ पर विकास, फिर यहाँ पर विकास, फिर ये विकास। तो उस प्रकार से डीपी अग्रवाल साहब ने जब विभिन्न स्थलों का अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद में उनका जो तर्क था वो ये कहता है कि इस सभ्यता का क्रमिक रूप से क्रम से विकास हुआ है। और इसके लिए उन्होंने बहुत से उदाहरण दिए, जैसे सिंध प्रांत में अमरी और कोट दीजी, 2 ऐसे स्थल थे जहां पर प्राचीन ग्रामीण संस्कृति के अवशेष भी थे और सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगरीय संस्कृति के भी अवशेष थे। इससे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये संस्कृति पहले से चली आ रही थी। जैसे दूसरा, अपन पंजाब की बात करें तो पंजाब में सरायखोला, हमीरपुर, सेम वही कंडीशन, यानी प्राचीन ग्रामीण संस्कृतियों के अवशेष भी मिले वहां से और बाद की
सिंधु सरस्वती सभ्यता के अवशेष भी वहां से प्राप्त हुए। जैसे राजस्थान में सेम वही कंडीशन, आगे कालीबंगा हो गया, हरियाणा में राखीगढ़ी ऐसा ही स्थल है, हरियाणा में एक और है कुणाल, वो चांदी के मुकुट वाला कुणाल, यह भी ऐसा स्थल था जहां से प्राचीन ग्रामीण संस्कृतियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए और उसके बाद में सैंधव सरस्वती सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए। तो डीपी अग्रवाल साहब ने कहा कि पहले ग्रामीण, उसके प्राचीन सभ्यताओं के साक्ष्य, उसके बाद में नई सभ्यता के विकास मिले। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हीं लोगों में से कुछ लोग थे, बाकी वो समाप्त हो गए, बचे कुछ लोगों के द्वारा सैंधव या सिंधु सरस्वती सभ्यता का निर्माण या इस सभ्यता का प्रारंभ किया गया था। जो प्रारंभिक लोग थे वो भारतीय ही थे। तो जहाँ तक है इन 4 पॉइंट से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार अपन बैक में चलते हैं, मैं आपको वापस से रिपीट करवा देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता, और अपना पॉइंट इसमें क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता। तो पहला, इसके निर्माता सुमेरियन सभ्यता के लोग, सुमेरियन संस्कृति के लोग, मेसोपोटामिया की सुमेरियन संस्कृति के लोग। और इस तर्क को मानने वाले प्रमुख विद्वानों में सर जॉन मोर्सल, स्टुअर्ट पिगट, डीडी कोसाम्बी और डीएस गार्डन। इन्होंने कहा कि यह संस्कृति मेसोपोटामिया की सुमेरियन, लेकिन यहां पर ये 3 विशेषताएं नहीं पाई जाती जो हमारी सिंधु सरस्वती सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। क्लियर। दूसरा जो तर्क था वो ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृति से उद्भव, ये इस कथन के समर्थक हैं रोमिला थापर, फेयर सर्विस। ये दोनों विद्वान इस बारे में बात करते हैं कि इस संस्कृति का निर्माण ईरान की बलूची ग्रामीण संस्कृति से हुआ है। अगला पॉइंट है भारतीय विकास। भारतीय विकास में भी पहला है आकस्मिक, और आकस्मिक के समर्थक हैं आल्चेंस। अगला पॉइंट अपना क्रमिक विकास भारतीय, और इसके सबसे बड़े समर्थक माने जाते हैं डीपी अग्रवाल। और उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए कि देखो ये स्थल जब हमने देखे तो इन सभी स्थलों में प्राचीन ग्रामीण संस्कृति के अवशेष भी मिले और उसके बाद में नई शहरी संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हुए। इसका मतलब इस सभ्यता के जो निर्माता थे वो भारतीय ही थे। क्लियर मित्रों, यहाँ तक की बात अपन कर चुके हैं। अगला पॉइंट डालते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, ये समझने वाली बात है। तो देखिए पहला पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता को ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। मैंने कहा ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा समझिए। ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता से तात्पर्य क्या है, यानी पहले एक बार इधर आइए, देखिए ये जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण औजारों या हथियारों के निर्माण में काम में आने वाली वस्तु के आधार पर किया गया। यानी प्रारंभ में मनुष्य के द्वारा जितने भी औजार या हथियार बनाए गए वो किससे बनाए गए, पत्थर से। तो उस काल को हमने कहा पाषाण काल। दूसरा, उसके बाद आई पहली धातु जिसको हमने कहा तांबा, और तांबा जब प्रयुक्त होने लगा
उस काल को हमने कहा ताम्र युग। नेक्स्ट, फिर टिन आ गया, तो टिन आने के बाद में बन गया कांसा, और कांसा बनने के बाद में उस युग को हमने कहा कांस्य युग। और इनके बाद में एक सबसे महत्वपूर्ण धातु आई जिसको नाम दिया गया लोहा, और वह काल कहलाया लोह काल, लोह युग। तो इस संस्कृति के अंदर कांस्य और ताम्र इन दोनों धातुओं का प्रयोग होता था। हालांकि अगर एक डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि और एक ही ऑप्शन दिया जाए इसमें ताम्र और कांस्य में, तो हम आंसर करेंगे कांस्य युगीन संस्कृति या कांस्य युगीन सभ्यता। यहाँ तक बात समझ में बैठी। पहले ही मैंने कहा ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता यानी जितने भी औजार, जितने भी हथियार मिले वो सभी या तो कुछ पत्थर के भी थे, कुछ तांबे के भी थे, कुछ कांस्य के भी थे, कांस्य से भी, यानी मुख्य रूप से कांस्य। दूसरा, अब बताओ लोहा जो है वो आया था क्या इस समय? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो क्या ये लोहे से परिचित थे? जी नहीं। तो अगला पॉइंट डालेंगे लोहे से अपरिचित। मित्रों, लोहे की जो खोज है वो जो सबसे प्राचीनतम अभी तक जो लोहा मिला है वो 1050 BC के आसपास का मिला है, और वह मिला है हमें उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेड़ा। उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेड़ा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, जो प्राचीनतम लोहे का साक्ष्य है। और इससे पहले यानी जब लोहा आया था उससे पहले इस सभ्यता का पूर्णतः विनाश हो चुका था। यानी इस सभ्यता के जो लोग थे उन लोगों को लोहे की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। तीसरा, भारत की प्रथम नगरीय क्रांति या नगरीय संस्कृति। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ भी चुका है। भारत में नगरीय क्रांति के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा नगरीय क्रांति, सिंधु घाटी सभ्यता को जानते हैं अपन। यानी यह सभ्यता पूर्णतया नगरीय संस्कृति थी, ना कि ग्रामीण। इससे पहले जो संस्कृति थी वो ग्रामीण संस्कृति थी, और उसके बाद में यह संस्कृति नगरीय संस्कृति, और उसके बाद में जो दूसरी एक वैदिक सभ्यता का जो विकास होगा वह भी ग्रामीण संस्कृति थी। तो नेक्स्ट बात करते हैं अगली, नंबर 4, व्यापार वाणिज्य को महत्व। देखिए मित्रों, इस चीज को बिल्कुल समझ लीजिए कि नगरीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य को इस संस्कृति के लोगों के द्वारा सर्वाधिक महत्व दिया गया। यानी ये लोग, ऐसा नहीं है कि ये लोग कृषि नहीं करते थे, ये लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन उन सभी चीज़ों का प्रयोग, यानी कृषि करते थे वो भी व्यापार के लिए करते थे, पशुपालन करते थे वो भी व्यापार के, यानी कृषि जन्य उत्पादों का व्यापार किया करते थे, और व्यापार ही इन लोगों का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य माना गया। तो व्यापार वाणिज्य को महत्व जो नगरीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। नगरीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? व्यापार वाणिज्य को महत्व प्रदान किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट अगला पॉइंट अपना इसी में,
शांतिवादी लोग, इसी में हम ये इस बात को समझिए, शांतिवादी यानी जीवन के प्रति शांति, लड़ाई झगड़े का कोई काम नहीं, आपस में मिलजुल कर रहना, शांति से रहना। ये हम अनुमान क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि किसी भी सैंधव स्थल से कोई भी बड़ा हथियार प्राप्त नहीं हुआ। एक बार प्रश्न भी पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी वस्तु या कौन सा हथियार या कौन सा आयुध सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ, तो आंसर हुआ था तलवार, कि तलवार प्राप्त नहीं हुई। यानी ऐसी कोई चीज प्राप्त नहीं हुई जिससे हमें यह पता चले कि ये लोग आपस में लड़ाई झगड़ा किया करते थे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है समष्टिवादी दृष्टिकोण। इसको समझना जरूरी है। जीवन के प्रति समष्टिवादी दृष्टिकोण। समष्टिवाद का मतलब होता है मेल जोल की भावना। समष्टिवाद का मतलब हुआ मेल जोल की भावना, यानी ये लोग आपस में मिलजुल करके रहते थे। इसके एग्जाम्पल हमें बहुत से मिलते हैं। जैसे अपन ने बात की, हम पढ़ते भी हैं, आप सबने पढ़ा हुआ होगा कि मोहनजोदड़ो के अंदर एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला, एक स्टेडियम के प्रमाण मिले, एक बहुत बड़ा सभागार प्राप्त हुआ अलग अलग स्थानों से। तो उनसे हमने क्या अनुमान लगाया? अब सोचिए, एक आदमी तो इतने बड़े स्विमिंग पूल में नहाएगा नहीं, यानी बहुत से लोग आते होंगे। एक अकेला आदमी अपने लिए इतना बड़ा सभागार का निर्माण करवाएगा भी नहीं, इसका मतलब बहुत से लोग वहाँ आते होंगे। एक अकेला आदमी खेलने के लिए या देखने के लिए या कोई सभा करने के लिए एक बहुत बड़े स्टेडियम का निर्माण भी नहीं करवाएगा, इसका मतलब बहुत से लोग वहाँ पर एकत्रित होते होंगे, इकट्ठे होते होंगे। तो इससे हमने अनुमान लगाया कि ये लोग जीवन के प्रति समष्टिवादी दृष्टिकोण रखते थे। ये कुछ प्रमुख विशेषताएं थी जो डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते थे। अभी हम इस सभ्यता को पूर्णतया डेप्थ में जाते हुए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोणों से इसका अध्ययन करेंगे। अगला पॉइंट, विशेषताओं में सबसे प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक विशेषता, यानी राजनीतिक जीवन। इसी को अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था। तो मित्रों, एक चीज दिमाग में रखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता की जितनी भी जानकारी प्राप्त होती है वो अधिकांश वहां के अवशेषों से प्राप्त होती है, जो अवशेष वहां पर मिले। तो हमें राजनीतिक जीवन कैसा था वहां का, इसके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं होती। दो विद्वान हैं, एक स्टुअर्ट पिगट और एक मैके महोदय। इन दोनों ने प्रयास किया कि उन लोगों की राजनीतिक जीवन को बताने का, लेकिन कुछ हद तक ये लोग कुछ हद तक सफल हो सके, लेकिन ये इनके तर्क अकाट्य नहीं है। देखिए, जैसे पिगट महोदय ने कहा कि भैया यहाँ पर एक वर्ग था जो पुरोहित था, उनका शासन था। दूसरे विद्वान थे जिनका नाम था मैके ने कहा कि यहाँ पर एक वर्ग था जिसका नाम था वणिक वर्ग, उसका शासन था। अब मैके महोदय के जो तर्क को ज़्यादा महत्व प्रदान किया गया, वो क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि ये जो संस्कृति थी ये व्यापारिक संस्कृति थी, और व्यापारिक संस्कृति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो वर्ग होता है जिसका कार्य व्यापार करना होता है, वह वर्ग है वणिक वर्ग। तो इससे अंदाजा, केवल अनुमान लगाया गया कि इस संस्कृति में वणिक वर्ग का शासन रहा होगा, यानी वणिक वर्ग के हाथों में इस संस्कृति की बागडोर रही होगी। इतना कंसेप्ट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, मैंने बात की राजनीतिक विशेषता, राजनीतिक जीवन की। राजनीतिक जीवन के बारे में मैक्सिमम प्रश्न, अधिकांशतः प्रश्न पूछा भी नहीं जाता, क्योंकि इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।
जितनी भी विशेषताएं मिलेंगी वो सब मोहरों को जब हम पढ़ लेंगे, यानी जब इस सभ्यता की लिपि हम पढ़ के और उसका निष्कर्ष निकाल लेंगे, उसके बाद हमारे समझ में आएगी, तब इनके ऊपर बात की जाएगी। नेक्स्ट नंबर 2, धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन यानी वो लोग धार्मिक रूप से, यानी किस धर्म में विश्वास करते थे, किन किन देवताओं की उपासना किया करते थे, किन के बारे। नेक्स्ट इसी में धार्मिक जीवन। तो देखिए, सबसे पहली बात, सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग इहलौकिक जीवन में विश्वास करते थे। कैसा जीवन? इहलौकिक। यहां पर समझिए, हमारे यहां पर एक और लोक की कल्पना की गई है जिसे कहा गया है परलोक, यानी मरने के बाद का जीवन। और जो ये जीवन है इसको कहा गया इहलोक। तो मित्रों, सैंधव सभ्यता के लोग इहलौकिक जीवन, यानी जो कुछ है वो यही है, मरने के बाद में कुछ भी नहीं है, जितना भी सुख भोगना है, जितने भी कार्य करने हैं वो इसी जीवन के लिए करने हैं, ना कि मरने के बाद। जैसे कल्पना हो, मरने के बाद में दूसरे जीवन, भगवान के घर जाना है, ये करना है, वो नहीं। ये लोग पूर्णतया इहलौकिक जीवन में विश्वास किया करते थे। एक चीज। नंबर 2, मातृदेवी की, अच्छा इसको मैं पूरा कर दूं, इहलौकिक जीवन में विश्वास। अगला पॉइंट है मातृदेवी की उपासना। देखिए मित्रों, जब हम जिक्र करते हैं हड़प्पा का, तो वहां पर हमें एक देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, और उस देवी के गर्भ से एक पौधा उगता दिखाई दे रहा है, एक पौधा उग रहा है। तो उससे अनुमान लगाया गया कि ये संभवतः उर्वरता की देवी हो सकती है, या धरती माता का रूप हो सकता है, लेकिन वो किसी भी प्रकार की थी, और क्या थी? देवी। तो एक तो मातृ देवी की उपासना ये लोग प्रमुखता से किया करते थे। दूसरा, इसके बारे में एक तर्क और भी दिया जाता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता से जितनी भी मोहरें मिली, जो मोहरें मिली, उन मोहरों पर सर्वाधिक अंकन देवी का है। सर्वाधिक अंकन किसका है? देवी का। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोग सर्वाधिक जो उपासना किया करते थे, वो उपासना किसकी किया करते थे? मातृ देवी की। वापस आओ, पहला जो पॉइंट था वो समझ में आ गया कि इहलौकिक जीवन में ये लोग विश्वास करते थे, यानी पारलौकिक जीवन में विश्वास नहीं करते थे। दूसरा, मातृ देवी की उपासना किया करते थे। मातृ देवी से मतलब या तो धरती देवी कह सकते हैं, या हमें जन्म देने वाली देवी भी इसको अपन कह सकते हैं। यानी नारी की विभिन्न रूपों में, इसको थोड़ा सा और मैं अगर ऐसे कहूं कि नारी की विभिन्न रूपों में उपासना करते थे। किसकी उपासना? नारी के विभिन्न रूपों की उपासना किया करते थे। क्लियर? अगला पॉइंट, नंबर 3, पशुपतिनाथ शिव या योगीश्वर की
उपासना। पशुपतिनाथ शिव या योगीश्वर की उपासना, ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और भी हो गया है, क्योंकि ये प्रश्न 2-3 बार पूछा भी जा चुका है और ये थोड़ा सा डेप्थ में जाएगा। जैसे समझ, हमने पढ़ा ये बात, जो ये तर्क दिया है, ये तर्क मुख्य रूप से सर जॉन मॉर्सल का है। कैसे? उन्होंने कहा, उन्होंने मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त की और उस मोहर पर उन्होंने देखा कि एक योगी मतलब योग की मुद्रा में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। पहली चीज, वो नग्न अवस्था में था। कुछ विद्वान इसको कहते हैं, नहीं नग्न नहीं था, अर्धनग्न कह दो। वो ध्यान मग्न अवस्था में था, यानी ध्यान लगाकर बैठा था। इसके सिर पर शिरस्त्राण यानी त्रिशूल की आकृति बनी हुई थी। इसके दाहिनी ओर और बाईं ओर दो पशुओं का अंकन था। जैसे दाहिनी ओर हाथी और बाघ, बाईं ओर भैंसा और गेंडा। दाहिनी ओर हाथी और बाघ, बाईं ओर भैंसा और गेंडा बने हुए थे। इस योगी का जहां पर सिंहासन था वहां पर हिरण की आकृति बनी हुई थी, जो एक तो स्पष्ट है यहां पर आकृति किसकी? हिरण की, जो एक तो स्पष्ट और दूसरी अस्पष्ट। इस प्रकार की एक मूर्ति मिल, एक मोहर पर एक अंकन मिला। तो वापस से आइए, एक योगी था जो ध्यान मग्न अर्धनग्न अवस्था में बैठा था। उसके सिर के सामने यहाँ पर शिरस्त्राण की जैसी आकृति, यानी त्रिशूल जैसी आकृति बनी हुई थी। उसके दाईं तरफ 2 पशु, बाईं तरफ 2 पशुओं का अंकन मिलता है। दाईं तरफ, ये प्रश्न क्या बन जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि दाईं ओर कौन कौन से और बाईं ओर कौन कौन से। दाईं ओर हाथी और बाघ और बाईं ओर भैंसा और गेंडा। ये चित्र बने हुए हैं। नीचे हिरण की एक स्पष्ट और अस्पष्ट आकृति बनी। अब जैसे ही ये सारी चीजें दिमाग में आई, तो दिमाग में आते ही पहली चीज, पशु चारों तरफ बैठे हैं, तो हमने क्या कहा कि वो देवता पशुपतिनाथ हो सकता है। योग की अवस्था में बैठा है, इसका मतलब योगीश्वर भी कह सकते हैं उसको। और जब सभी विशेषताओं को ध्यान में रखा गया, तो कहा गया कि संभवतः ये भगवान शिव का ही कोई रूप होगा। किसका रूप? भगवान शिव का। अब समझिए, जब मॉर्सल ने इसके बारे में अपना तर्क दिया, तो सर जॉन मॉर्सल ने कहा कि मैं इसे आद्य शिव कहूंगा, यानी पूरा नहीं आधा शिव कहूंगा। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आद्य शिव नाम किसने दिया? सर जॉन मॉर्सल ने। आद्य शिव या पशुपतिनाथ की या पशुपतिनाथ शिव या योगीश्वर की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? योगीश्वर की मूर्ति नहीं, योगीश्वर का अंकन कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो की एक मोहर से प्राप्त हुआ, जिसके दाईं ओर हाथी और बाघ और बाईं ओर भैंसा और गेंडा, ये 2 आकृतियां प्राप्त दो आकृतियां प्राप्त होती हैं। हिरण की एक स्पष्ट और एक अस्पष्ट और एक त्रिशूल या शिरस्त्राण जैसी आकृति प्राप्त होती है।
इसको नाम दिया गया पशुपतिनाथ शिव या योगीश्वर या आद्य शिव। इंपॉर्टेंट था, आद्य शिव नाम किसने दिया? नंबर 4, धार्मिक विशेषता में चौथी जो विशेषता की बात करेंगे वो इसके आगे, लिंग पूजा व योनि पूजा। देखिए, ये लोग संस्कृति के निर्माण, सभ्यताओं के निर्माण या मनुष्य के जन्म के लिए जो 2 प्रमुख घटक थे उनकी भी उपासना किया करते थे। बहुत से स्थानों पर हमें प्रस्तर, पत्थर के लिंग प्राप्त हुए हैं और बहुत से स्थानों पर छल्ले जैसी आकृति प्राप्त हुई, जिन्हें हमारे पुरातत्ववेत्ताओं ने योनि का नाम दिया। और इससे स्पष्ट हुआ कि ये लोग लिंग तथा योनि पूजा किया करते थे। नेक्स्ट, नंबर 5, जल पूजा। मित्रों समझिए, मोहनजोदड़ो से एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला और वहां से अनुमान लगाया गया और उससे अनुमान लगाया गया कि ये लोग संभवतः जल की उपासना किया करते थे। तो अगली उपासना ये किसकी किया करते थे? जल की। नेक्स्ट, नंबर 6, अग्नि पूजा के साक्ष्य। अब समझो, कालीबंगा, राखीगढ़ी, लोथल और बनावली, ये 4-5 ऐसे स्थल हैं जहां से हमें अग्निकुंड प्राप्त हुए। अग्निकुंड को समझें, हवन वेदिकाएं। जब हवन वेदिकाएं प्राप्त हुई कालीबंगा, राखीगढ़ी, लोथल और बनावली से, तो इससे हमने अनुमान लगाया कि ये लोग अग्नि की उपासना भी किया करते थे। मित्रों, यहां पर एक चीज और समझेंगे अपन कि जो कालीबंगा नामक स्थान था, कालीबंगा से हवन कुंड के साथ में कुछ राख के साथ में कुछ हड्डियां भी प्राप्त हुई। तो यहां पर पशु बलि देने के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया कि भैया पशु बलि के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो पशु बलि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं कालीबंगा से। क्लियर? अग्नि पूजा के साक्ष्य कालीबंगा, राखीगढ़ी, लोथल और बनावली से। क्या मिले? अग्निकुंड। अग्निकुंड यानी यज्ञ वेदिकाएं, यानी हवन वेदिकाएं। ये लोग यज्ञ किया करते थे, उपासना किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, नाग वृषभ की उपासना। कुछ मोहरें मिली हैं जिन पर नाग का अंकन है, कुछ मोहरें मिली हैं जिन पर वृषभ का अंकन है। इसका मतलब ये लोग उनकी भी उपासना किया करते थे। अगला पॉइंट, वृक्ष पूजा। बहुत से स्थलों से सैंधव सभ्यता के मोहरें मिली और उन मोहरों में एक वृक्ष का अंकन बहुत ज्यादा मिलता है
और वो वृक्ष था कौन सा? पीपल का। यानी आज हम देखते हैं कि आज भी हमारी संस्कृति में पीपल के वृक्ष की बहुत सी जगह, क्या लगभग संपूर्ण भारत में पीपल के वृक्ष को बहुत पवित्र माना जाता है और उसकी उपासना की जाती है। इस चीज के प्रमाण हमें सैंधव काल से मिलते आ रहे हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी पीपल के वृक्ष की उपासना किया करते थे। क्लियर? नेक्स्ट मित्रों, यह आपने सुना होगा स्वास्तिक। स्वास्तिक राजस्थानी भाषा में अपन बोल देते हैं साथिया। इस प्रकार क्या करते हैं? आपसे प्रश्न पूछे कि स्वास्तिक किस सभ्यता की प्रमुख देन है, तो हम इसका जवाब देंगे कि स्वास्तिक सिंधु सरस्वती सभ्यता की प्रमुख देन है। हड़प्पा से भी मिला। स्वास्तिक पूजा के प्रमाण हमें कहां से, या स्वास्तिक के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए? सिंधु सरस्वती सभ्यता से। नेक्स्ट अगला पॉइंट, इसी में मैं बात करना चाहूंगा आगे कि ये लोग अंधविश्वास में भी यकीन करते थे। यानी अंधविश्वासी। अब इसका प्रमाण कैसे मिला? जब हड़प्पा की खुदाई हुई तो हड़प्पा की खुदाई में मिट्टी से बने 23 ताबीज बने। वो ताबीज गले में बांधने वाला होता है। वो अंधविश्वास, इससे पता चलता है कि ये लोग अंधविश्वासी भी थे। और ये प्रमाण कहाँ से मिले हमें? हड़प्पा से। मैं वापस से आ रहा हूँ, एक बार फटाफट से इनका धार्मिक जीवन एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। जैसे धार्मिक जीवन, मैंने कहा इहलौकिक जीवन में विश्वास यानी पारलौकिक, यानी मरने के बाद की बजाय जो वर्तमान है, वर्तमान जीवन पे ही ये लोग ज़्यादा यकीन करते थे। मातृ देवी की उपासना, मोहरें मिली हैं जिन पर सर्वाधिक अंकन एक देवी रूप का हुआ है और इससे अनुमान लगाया गया कि ये लोग सर्वाधिक जो उपासना किया करते थे, सबसे ज़्यादा उपासना जो किया करते थे वो मातृ देवी की किया करते थे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, सिंधु सरस्वती सभ्यता की जितनी भी जानकारी है वो हमारे पुरातत्ववेत्ताओं के अनुमान के आधारित है, अनुमान पर आधारित है। कुछ चीज़ें ऐसी प्राप्त हुई, उनसे हमारे पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा केवल अनुमान लगाए गए कि ऐसा हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगला, पशुपतिनाथ शिव की दूसरी प्रमुख उपासना। पहली सबसे ज्यादा उपासना ये लोग किया करते थे किसकी? मातृ देवी की। और दूसरी सर्वाधिक उपासना किया करते थे पितृदेव, योगेश्वर, पशुपतिनाथ की उपासना किया करते थे। अपन ने बात की कि मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली, किसकी मिली? योगी की। ध्यान लगाए बैठे हैं और उसके बाईं तरफ भैंसा और गेंडा, दाईं तरफ हाथी और बाघ, नीचे हिरण की एक स्पष्ट और एक अस्पष्ट आकृति, शिरस्त्राण भी उसके सिर के सामने शिरस्त्राण की आकृति थी। अच्छा, यहां से अपन बात कर सकते हैं योगेश्वर, यानी भारतीय संस्कृति में जो योग का महत्व है, भारतीय संस्कृति के अंदर जो योग का महत्व है वो भी प्राचीन काल से चला आ रहा है। यानी योग हमारी पुरातन संस्कृति की देन मानी जाती है। लिंग पूजा, योनि पूजा, बहुत सी जगह पर पत्थरों के लिंग प्राप्त हुए हैं, छल्ले नुमा योनियां प्राप्त हुई हैं, तो इससे भी पता चलता है। जल पूजा, एक स्नानागार अपन ने बात की मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है, जिससे हमने अनुमान लगाया कि ये लोग जल की उपासना किया करते थे। अगला, अग्नि पूजा, बहुत से स्थानों से अग्निकुंड प्राप्त हुए। सबसे महत्वपूर्ण कालीबंगा, क्योंकि कालीबंगा से जब अग्निकुंड की खुदाई की गई तो उसके साथ में राख के साथ कुछ हड्डियां मिली और उन हड्डियों से हमें ने अनुमान लगाया कि ये लोग पशुओं की बलि भी दिया करते थे। नेक्स्ट,
नाग और वृषभ की उपासना, बहुत सी मोहरों पर नाग का और बहुत सी मोहरों पर वृषभ का अंकन भी प्राप्त होता है। अच्छा, वृक्ष पूजा की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा? पीपल का वृक्ष, यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृक्ष पूछा जाए आपसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का तो पीपल का वृक्ष माना जाएगा। स्वास्तिक इस भारतीय संस्कृति को किस सभ्यता की देन है? तो स्वास्तिक भी सिंधु सरस्वती सभ्यता की प्रमुख देन है। अब कहा जाता है कि ये लोग नगरीय संस्कृति के लोग थे, बहुत डेवलप्ड लोग थे, लेकिन उसके साथ भी ये अंधविश्वास में यकीन किया करते थे। इसका प्रमाण मिला हमें कहाँ से? हड़प्पा से। हड़प्पा से मिट्टी के 23 ताबीज प्राप्त होते हैं, गले में बांधने वाले, हाथ में बांधने वाले, जिससे हमने अनुमान लगाया कि ये लोग अंधविश्वासी थे। क्लियर मित्रों? ये थी इनकी धार्मिक व्यवस्था। धार्मिक व्यवस्था के बाद में आगे अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक में सिंधु सरस्वती सभ्यता की सामाजिक विशेषता, जो कि सबसे समाज को इन लोगों की क्या क्या देन थी। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल फिर या अगली क्लास में नए टॉपिक, नए पॉइंट के साथ हम वापस से मिलते हैं। धन्यवाद।